हेलो। चैप्टर 4। चैप्टर 4 पढ़ना है हमको। अरे यार ये छोटा हो गई यार। चैप्टर 4 पढ़ना है हमको, जिसमें हम बेसिकली 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन को देखेंगे। ठीक, पहले तो बेसिक चीज़ें समझनी है हमको। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू एडेड कैलकुलेट करते हैं। फिर एक होता है इनकम मेथड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, एक्सपेंडिचर मेथड वैल्यू एडेड मेथड से आता है जीडीपी, एमपी। इनकम मेथड से आता है एनडीपी, एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता है? जीडीपी, एमपी। यानी कि जीडीपी एमपी वैल्यू एडेड मेथड से आता है और एक्सपेंडिचर मेथड से आता है, और इनकम मेथड से आता है एनडीपी, एफसी। एनडीपी एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड होता है, आप जाके सबसे बोलते हो कि देखो तुम मेरे को बता दो कि तुमने कितना वैल्यू ऐड करा। वैल्यू ऐड कैसे पता चलेगा? वैल्यू ऐड ऐसे पता चलेगा कि देखो तुमने कितना बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से तुमने कितना बाकियों से ख़रीदा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? जीडीपी एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा जीडीपी एमपी। पर इतना आसान नहीं है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट को उसने बोला कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना क्या है? टेढ़ी खीर है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसने बोला देखो तुम्हारे पास मानो सेल्स है, ठीक, और तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है ना। तो इनको कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस करके, इनको कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस करके आप कैलकुलेट कर लोगे क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो दिन की शुरुआत में तुम्हारे पास, अरे सैंडविच बना रहा हूँ मैं, ठीक है। दिन की शुरुआत में तुम्हारे पास 2 सैंडविच थे, ठीक, ये 2 है ना, टू टू, एक दो, हाँ 2। और तुमने 15 सैंडविच बेचे, है ना। और दिन के एंड में तुम्हारे पास 3 सैंडविच का क्लोजिंग स्टॉक था। तो तुमने बनाए कितने? ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, ये है सेल्स। ठीक है, समझ रहे हो क्या? ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास 2 था, सेल्स तुम्हारे पास 15 थे, और तुम एंड में क्लोजिंग स्टॉक जो बचा तुम्हारा वो 3 सैंडविच थे। तो तुमने दिन में कितने बनाए? तो बहुत ईजी है भैया, देखो मेरे पास 2 सैंडविच तो थे ना, है ना। अब मैं 2 के सीधा सीधा बेच दूंगा, ठीक। मेरे को 13 और बनाने हैं क्या? नहीं, देखो मेरे को इतने बनाने हैं कि 3 का क्लोजिंग स्टॉक भी बच जाए और 13 बिच भी जाए। क्या कह रहा हूँ मैं? 13, देखो 2 का ओपनिंग स्टॉक था, 15 बेचने थे। तो सपोज करो 15 में से 2 माइनस करे, कितने? 13 और बेचने हैं अभी मेरे को, और 3 का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो मतलब 3 और बनाने पड़ेंगे। 13 तो बनाने ही पड़ेंगे, 3 और बनाने पड़ेंगे, तो 16। मैंने सैंडविच कितने बनाए? 16। तो हमने इसको कैलकुलेट कैसे करा? सेल्स माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू क्या हुआ? इज इक्वल्स टू हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, तो सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये तो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एमपी। वेरी गुड। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलें। रुक जाओ। चलो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इनकम मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, क्योंकि सबको इसमें सबका शेयर मिल रहा है, सबको सबके हिस्से का जो भी शेयर है वो मिल जाता है इसमें, ठीक है। और फैक्टर पेमेंट मेथड नाम है क्योंकि सबकी फैक्टर पेमेंट हो रही है। फैक्टर पेमेंट क्या होती है? देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक तो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड ओनर होता है इनका, हाउस होल्ड देता है इनको प्रोड्यूसर को, है ना। प्रोड्यूसर इसके बदले में क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स देता है। तो इन इन 4 चीज़ों के बदले में अगर हाउस होल्ड को जो भी इन रिटर्न मिलेगा वो फैक्टर पेमेंट्स होती है। तो इन 4 चीज़ों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास इनकम मेथड आ जाना चाहिए। हाँ, आ जाना चाहिए। तो देखो लैंड के बदले में मिलता है वेजेस, सॉरी लेबर के बदले में मिलता है वेजेस, है ना। और लैंड के बदले में मिलता है रेंट, कैपिटल के बदले में मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरियलशिप के बदले में मिलता है प्रॉफिट। अच्छा, सपोज करो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेजेस।
तो इसका हमने हेड का नाम रखा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो क्या क्या मिल सकता है एम्प्लॉयज़ को? देखो, वेजेस और सैलरी मिल सकती हैं। पैसे ना देकर उनको काइंड में सामान मिल सकता है, यानी कि कोई गाड़ी, बंगला, घर, मकान, है ना, ऐसे पकड़ा दिया है। दिया तो एम्प्लॉय को ही है ना कुछ तो पकड़ाया है ना, बस पैसे नहीं पकड़ाया, कुछ और दे दिया, असेट पकड़ा दिया, तो पेमेंट इन काइंड कर दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अरे ट्रिपल एस है। हाँ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, अगर देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम कैसे, रिटायरमेंट फंड है ना, और ग्रेच्युटी है, पेंशन है, इन सब में देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है कुछ कुछ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सैलरीज और वेजेस में आ गया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय अलग से ऐड करता है, उस आरपीएफ अकाउंट में डालता है, उसको भी हम एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट मानेंगे। क्या, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का पार्ट मानेंगे। आगे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एक बात ध्यान रखने की, पेंशन ऑन रिटायरमेंट लिखा है। रिटायरमेंट क्यों लिखा है? देखो, आज मैं गया इंटरव्यू देने, ये मैं हूँ हसमुख लाल, है ना, मैं इंटरव्यू देने गया, है ना, और ये है, ये बॉस बैठा है टोपी पहन के, ठीक। इसने बोला कि कितना लेगा पैसा, मैंने बोला कि देखो मैं तो लूँगा, हाँ, 1 लाख रुपए पर मंथ लूँगा, और इसमें से मेरे को ये भी चाहिए कि रिटायरमेंट पे मेरे को मिल जाए 50 लाख, है ना। तो अब हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस पर दोनों साइन करेंगे। देखो क्या होता है, जब रिटायरमेंट की बात होती है तो ये आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होता है। रिटायरमेंट पेंशन जो रिटायरमेंट में मिलेगी वो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, तो वो आपके वेजेस का ही पार्ट है। क्योंकि देखो, मैंने ये मांगा था, ये मैं एक कंसिडरेशन मांग रहा हूँ, मैं एक सम मांग रहा हूँ, तो एक तरह से मेरे वेजेस का ही पार्ट है। मतलब इसके बिना मैं काम नहीं करने वाला था ना। ये मैंने बोला था ना कि देखो मेरे को 1 लाख रुपए पर महीना सैलरी चाहिए और मेरे को रिटायरमेंट में 50 लाख रुपए चाहिए, ऐसा बोला था ना। तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो इसको हम वेजेस में इंक्लूड करते हैं। आगे आते हैं, फिर देखो वेजेस तो हो गया। वेजेस किसके बदले में मिलता है? लेबर के बदले में मिलता है वेजेस। अब सपोज करो तुम्हारा रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तुम्हारा आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस में। ये कौन सा वाला है? जिसकी एक्सप्रेस पेमेंट हुई है, एक्सप्रेस पेमेंट हुई है, जिसकी एक्सप्रेस पेमेंट हुई है। देखो, एक तो होती है एक्सप्रेस पेमेंट, एक होती है इम्प्लाइड, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक इम्प्लाइड कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसके बदले में पैसा मिलता मिलता है, इम्प्लाइड कॉस्ट जिसके बदले में पैसा तो नहीं मिलता, पर हम अनुमान लगाते हैं। यानी कि सपोज करो मैं अपने बिजनेस में अपनी लेबर लगाऊंगा, तो मेरे को ये थोड़ी ना पता मेरे को सैलरी इतनी मिल रही है, पर एक इम्प्लिसिट कॉस्ट तो है ना, है ना। तो ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर पेमेंट्स हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब ये इम्प्यूटेड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं तो इन चारों को मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं। या फिर इसको ऐसे समझ लो, सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर कोई, तो वो अपना ये सारा जो भी है अपने लेबर दे रहा है, खुद को ही दे रहा है, अपना जो लैंड वगैरह है वो भी खुद को ही दे रहा है, उस पर इम्प्यूटेड वैल्यू पे रेंट कैलकुलेट कर रहा है, अपनी कैपिटल जो है उसको भी खुद ही के बिजनेस में यूज़ कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी कमा रहा है, अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है उसको भी खुद की बिजनेस में यूज़ कर रहा है, उस पर प्रॉफिट कमा रहा है। ये सब इम्प्यूटेड वैल्यू पे लिया है। तो जब इम्प्यूटेड वैल्यू पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की जो इनकम होगी उनको लेंगे, तो वो मिक्स्ड इनकम हो जाती है। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है, देखो वेजेस हट गए, वेजेस चले गए इसमें, एक तो एक्सप्लिसिट वेजेस, एक्सप्लिसिट जो कि कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में चला गया, एक इम्प्लिसिट यानी कि इम्प्यूटेड वैल्यू वो मिक्स्ड इनकम में चला गया। रेंट एक एक्सप्लिसिट वो ऑपरेटिंग सरप्लस में, दूसरा इम्प्लिसिट वो मिक्स्ड इनकम में। इंटरेस्ट एक्सप्लिसिट ऑपरेटिंग सरप्लस में, इंटरेस्ट इम्प्यूटेड मिक्स्ड इनकम में। सेम गोज फॉर द प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्सप्लिसिट ऑपरेटिंग सरप्लस में और इम्प्यूटेड वैल्यू मिक्स्ड इनकम में। ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं, उसमें क्या आ रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ऑब्वियसली वेजेस नहीं आ रही, क्योंकि वेजेस कहाँ गए? वेजेस इसमें गए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में। अब प्रॉफिट के 3 पार्ट है। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले तो उस पर देती है गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो गवर्नमेंट आती है मेरे को, वो बोलती है कि सीपीटी दे दो। क्या दे दो? कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स। अच्छा, टैक्स दे दिया, ठीक, इतना पोर्शन दे दिया टैक्स। अब बाकी जो बचा उसमें से वो बोलती है कि देखो इसमें से मैं अब दे दूंगी डिविडेंड, है ना, डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को, ठीक, डिविडेंड दे दिया। बाकी बचा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट, है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये पूरा घुचड़ मुचड़ हो गया है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से दे सकता है। देखो ऐसे दे सकता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दे दिया उसने, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, मिक्स इनकम दे दिया। अब बोलेगा आपसे नेशनल इनकम निकालो। ध्यान रखना, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है NNPFC। वेरी गुड। कभी 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 बोल सकता है डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो वो क्या होता है? NDPFC। NDPFC तो आता ही है ना इनकम मेथड से, इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा। सपोज करो उसने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज नहीं दिया, उसने ये 4 चीज़ें दे दी, तो इन चारों को प्लस करके तुम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज निकाल लोगे, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कर दोगे, प्लस मिक्स्ड इनकम कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? NDPFC। सपोज करो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दे दिया पर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, बोलता है ये रहा रेंट, ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा प्रॉफिट, सबके अमाउंट दे दिया, मिक्स्ड इनकम दे दिया, तो तुम क्या करोगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस कर दोगे, प्लस मिक्स्ड इनकम कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? NDPFC। वेरी गुड। सपोज करो कि उसने कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज दे दिया, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट के बदले में क्या दे दिया? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम दे दिया। तो तुम क्या करोगे? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस करोगे, रेंट प्लस करोगे, इंटरेस्ट प्लस करोगे, डिविडेंड प्लस करोगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस करोगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस करोगे, फिर मिक्स्ड इनकम प्लस करोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? फिर से NDPFC। ओ माई गॉड, वेरी इजी। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। उसने मेरे को क्या बोला? देखो, उसने रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी दे दिया और डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी दे दिया। ठीक, सपोज करो प्रॉफिट दे दिया उसने, मैं इंक चेंज कर देता हूँ, प्रॉफिट दे दिया उसने 500 और ये तीनों दे दिए 100 100 100। अब तुम बोलोगे भैया क्या करूं, क्या करूं? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इन तीनों को प्लस करके 300 आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 500। तो तुम इनको देख ही क्यों रहे हो? जो बड़ा हेड है उसको देखो, जो बड़ा हेड है उसको देखो। बड़ा हेड बोल रहा है प्रॉफिट 500 है, तो भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है। ठीक है, सर्किट बोलते भाई ने बोला बापू दिखता है तो दिखता है। तो वो बड़ा वाला जो भाई है वो बोल रहा है कि 500 रुपये है, तो भाई नीचे इधर नहीं देखने का है ना। आगे आते हैं, अगर ऐसे ही देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तुमको दे रखा है 100 और ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 500, तो तुम क्या बोलोगे? भाई बड़ा हेड ऑपरेटिंग सरप्लस 500 बोल रहा है, तो भाई ने बोला दिखता है तो दिखता है ना, मेरे को इन तीनों को प्लस करके नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को बता रहा 500, तो 500 है, तो फिर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस में कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम प्लस करके, ओ माय गॉड आ गया भैया, क्या आ गया? वही ना, इतनी देर से बोलते रहे NDPFC। देखो ये पूरा घुचड़ मुचड़ हुआ जा रहा है। हाँ, अब आगे आते हैं। अब सपोज करो तुमको बोलता है NDPFC दे दिया तुमको, है तो निकालेंगे क्या? अरे NDPFC दे दिया तो वो तुमको बोल सकता है देखो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इतना है, मिक्स्ड इनकम इतना है, बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। तो तुम क्या करोगे? NDPFC में से मिक्स्ड इनकम माइनस कर दोगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज माइनस कर दोगे, तो आ जाएगा तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। अरे मैं ये रिवर्स कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम NDPFC होता है ना, NDPFC होता है ना। उसने ये दे दिया और पूछा ऑपरेटिंग सरप्लस बताओ मुझे कितना है, तो तुम इसको, ये यहाँ पे प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो NDPFC में से मिक्स्ड इनकम माइनस कर दी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज माइनस कर दिया, तो क्या आ गया? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऐसे ही वो बोल देगा कि ये रहा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है? इज इक्वल्स टू होता है इज इक्वल्स टू होता है NDPFC। अच्छा, उसने तुमको क्या बोला? देखो मेरे को ये बताओ, प्रॉफिट नहीं गिवन तुम्हारे पास, बाकी सब कुछ गिवन है, मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट कितना है। तो ये NDPFC गिवन है, माइनस कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, माइनस रेंट, माइनस इंटरेस्ट, माइनस मिक्स्ड इनकम, तो क्या NDPFC में से ये सब माइनस करा तो आ गया प्रॉफिट। अच्छा, ऐसे ही वो आगे क्या कर सकता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया और डिविडेंड और CPT और मिक्स्ड इनकम। समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? ये मैं कहाँ से आ रहा हूँ ये सब? देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के 3 पोर्शन थे, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ऑपरेटिंग सरप्लस के ये 3 पार्टीज थी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और फिर मिक्स्ड इनकम। तो इसने NDPFC दे दिया तुमको, ठीक, NDPFC दे दिया उसने तुमको, और बोल रहा है कि देखो NDPFC फलना दिमागा है, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया, रेंट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया, डिविडेंड दे दिया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स नहीं दिया, मिक्स्ड इनकम दे दिया। अब तुम NDPFC में से मिक्स्ड इनकम माइनस करोगे, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अरे सिंपल कैलकुलेशन है, ये मिक्स्ड इनकम कंप्लीट हो गया, सॉरी इनकम मेथड कंप्लीट हो गया।
अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, मेरे को ये बताओ। एक्सपेंडिचर मेथड, ओ माय गॉड। एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं कि नहीं होते हैं? कौन से भैया? देखो, एक तो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। भूल गए क्या? पीछे वाली वीडियोस में है, देखो देखते हैं कहाँ लिखा है ये भैया ने। क्यों डींगे हाँक रहे हैं ये? ऐसा कुछ बताया भी था क्या? ओ माय गॉड। हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, ओके ओके। वेर कंसेप्ट ऑफ या कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? हाउस होल्ड, NPO यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट। करते हैं कि नहीं करते हैं? देख लो, रिकॉर्ड हो रहा। हाँ, करते हैं। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर करता है, उसमें हुआ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये ही तो है ना एक्सपेंडिचर। अगर इन एक्सपेंडिचर को प्लस कर दो तो आ जाना चाहिए ना, आ जाना चाहिए ना। तो चलो देखते हैं कहाँ एक्सपेंडिचर मेथड पे। अभी मैंने बोला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? हाउस होल्ड, NPO और गवर्नमेंट। देखो, हाउस होल्ड और NPO के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बोल दूँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को बोल दूंगा पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड, टिक 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 टिक, गाड़ी बच गई। हाँ, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3 लोग करते हैं, हाउस होल्ड, NPO, गवर्नमेंट। अगर हाउस होल्ड प्लस NPO कर दूंगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बोल दूँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं भाई, यार ले जाओ इस गाड़ी को प्लीज़। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखो 2 तरह के होते हैं। अभी तो पढ़ के आया क्या भैया? क्या 2 तरह के क्या होते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अरे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करी है, वेरी नाइस। अब इसमें तो मैं तुमको जोड़ घटा, क्या नाम है, गणित नहीं समझाऊंगा कि इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री होती है ना। नहीं पता तो इन्वेंट्री क्या होती है ये नहीं पता तो तुम सीरियस प्रॉब्लम में हो फिर। हाँ, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या? एक तो देखो, प्रोड्यूसर तो करता ही है ना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड नहीं करता क्या? हाउस होल्ड नहीं करता क्या? अगर हाउस होल्ड ने कंस्ट्रक्शन वगैरह, हाउस होल्ड ने डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन मतलब घर बार बनाने में जो खर्चा करा वो भी तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसकी बेचारे की। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं करती क्या? गवर्नमेंट भी तो करती है ना भैया। गवर्नमेंट भी तो रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस बनाती है। रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, यू नो ना, डैम्स, ब्रिजेस। तो इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। हाँ भाई, हाँ आ जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो, वेरी इजी। प्राइवेट फाइनल कन यार कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। अब तुम लिख लेना यार, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, इतना फॉर्मूला तो तुमको याद हो जाना चाहिए। आगे ये है प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब इस चीज़ का जो लॉजिक है वो तो यार हम थोड़ा सा लंबा लॉजिक है, उसको अभी हम समझ नहीं पाएंगे। पर तुम चाहो तो बस इतना अभी याद कर सकते हो यार। देखो, मेरे को रटवाना पसंद नहीं है, पर क्या नाम है, इतनी छोटी वीडियो में इतने में इतना इंच मिलेगा, है ना, वो वाली बात है। तो इसको कस इन सबको जोड़ घटा करके, जोड़ घटा तो कुछ नहीं है भाई, प्लस करके जोड़ के क्या आएगा? अभी तो ऊपर बताया था GDP MP आता है यार, कोई दो राय नहीं है इस बात में। तो हमारे तीनों मेथड हो गए ठे 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 एंड योर्स फेथफुली। ठीक है ना? योर्स फेथफुली। ओके, टाटा बाय।